और उसके दोस्त की सहायता से, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि ढूंढा ढूंढी शुरू हुई। हर्ष अब राज सिंहासन संभालेंगे। सिंहासन पर बैठना, ये आपकी मुख्य हेडिंग हो सकती है, चाहो तो आप बना लीजिए इसको। अब राज हर्षवर्धन जैसे ही आगे बढ़ता है कन्नौज के लिए, तो उसको रास्ते में एक मिलता है व्यक्ति। अब कौन मिलता है? तो वो है प्रणज्योतिष, यानी कि असम के राजा भास्कर वर्मा का हंसवेग नामक दूत मिलता है। कहाँ मिलता है? मार्ग में, यानी कि रास्ते में जब वो थानेश्वर से जा रहा था तो उससे प्रज्ञज्योतिष यानी कि असम के राजा। अब असम के राजा कौन थे? भास्कर वर्मा। अब भास्कर वर्मा का कौन सा दूत मिलता है? तो भास्कर वर्मा का जो दूत मिलता है हंसवेग नामक दूत मिला, और उसने हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा के बीच संधि का प्रस्ताव रखा और इसको हर्ष ने स्वीकार कर लिया, है ना। तो संधि किसके बीच की थी? भास्कर वर्मा के साथ की थी, यानी कि मैत्री संधि का प्रस्ताव रखा गया था। ये कैसी संधि थी? ये मैत्री संधि। याद रखना है, हर्षवर्धन अभी अकेला है और उसको एक संगठन की आवश्यकता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हर्षवर्धन ने किसके साथ मैत्री संधि की थी। भास्कर वर्मा, नयन वर्मा, दयन वर्मा, कयन वर्मा, ऐसे नाम पूछ लिए जाएंगे आपको। और कहाँ का राजा था? तो असम का था। और इनकी संधि किसने करवाई थी? तो हंसवेग ने करवाई थी। संधि कौन कराता है इन दोनों की? हंसवेग कराता है दोनों की। अब क्या हुआ? हर्षवर्धन का जो साथी था, मित्र था भास्कर वर्मा, वो भी चाहता था कि गौड़ाधिपति शशांक का नाश करने के लिए वो हर्ष का सहयोग कर रहा था, और स्वयं हर्ष भी अपने भाई का बदला लेना चाहते थे कि वो बदला ले। राज्यवर्धन की बच्ची कुची सेना भांटी में आकर हर्ष से भेंट करती है और राजश्री के कन्नौज कारागार से मुक्त होने की जानकारी देती है, और बताते हैं कि वह विंध्याचल भाग गई है। विंध्याचल जो है कि मध्य प्रदेश वाला पार्ट लिख तो लेना, तुमको जितना बोल रहा हूं उतना लिखते चलो बेटा। तो राजश्री कन्नौज के कारागार से निकलती है और कहां चल जाती है? विंध्याचल के वनों की ओर भाग गई। आप हर्षवर्धन को उसकी बहन की चिंता होती, किस तरह से अपनी बहन को खोज निकाले हुआ है। इसी बीच बाणभट्ट बताते हैं कि हर्ष के जीवन की महत्वपूर्ण घटना यहां पर घटित होती है। शशांक ने हर्ष को आने तथा भास्कर वर्मा के बीच हुई संधि का समाचार सुना तो वो स्वयं कन्नौज छोड़कर चला गया। जब इसको पता चला, किसको? शशांक को, कि यार इन दोनों के बीच संधि हो गई है और मेरा कुछ यहां पर चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है? कन्नौज का सिंहासन खाली कर देता है और यहां से भाग जाता है। आप ये प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि राजश्री को ढूंढा किसने? तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से कैमूर पर्वत से इसको ढूंढ निकालेगा, ठीक है। ये पार्ट है।
तो राजश्री को कैसे ढूंढा गया? राज्यश्री को बौद्ध भिक्षु दिवाकर, और कहां से? कैमूर वाला पार्ट है ना, कैमूर पर्वत से इसको ढूंढ निकाला कि कहां पर छुपी है, तो कैमूर पर्वत से फिर लाता है अपनी बहन को और राज सिंहासन पर बिठाता है कि चलो आप राज सिंहासन संभालना, उसने तो खाली कर दिया है यहां पर। फिर बारी आती है उसकी, किसकी? जो मालवा का राजा था देवगुप्त। देवगुप्त को आप यहां पर हर्षवर्धन की सेना पराजित कर देगी, या कहे कि देवगुप्त को मार डाला। कहां का शासक था ये? मालवा का। संभवतः यह उज्जैनी से ही रूल करता था। आप राज सिंहासन पर अपनी बहन को बिठाएंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे शशांक पर, किस तरह से उन्होंने विजय पाई। पहला चैप्टर आपका पहले चैप्टर में आप देखेंगे कि शशांक पर किस तरह से उन्होंने यहां पर विजय प्राप्त की। हर्ष अपनी बहन का पता लगाने के लिए कन्नौज जा रहा था, तो उस समय उसका एक मंत्री मणि मिला जो मालवा के राजा को पराजित कर लौट रहा था। यानी कि मणि ने पराजित किया था किसको? देवगुप्त के, उसको मार डाला था। तो इसका जो मंत्री था वो कौन था? हर्ष का, है ना, ये भी पूछा जाएगा आपसे। हर्ष के मंत्री क्या नाम है? मिंड। मणि भी नहीं, मिंड, है ना, बस ये याद रख लो। तो मिंड जिसने किसको हराया था? मालवा के राजा को, देवगुप्त को। और हर्ष ने इसी मिंड को गोंड राजा शशांक पर आक्रमण करने के लिए भेजा। हर्ष ने मिंड को, माफ करना, मनीन को, जो बंगाल का राजा था, गोंड राजा शशांक, किस पर आक्रमण करने के लिए भेजा? शशांक पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब क्या होता है कि हर्ष का बंगाल के राजा से युद्ध हुआ और परिणाम यह निकला कि यहां पर गोंड राजा शशांक को मौत के घाट उतार देता है हर्षवर्धन। तो इस तरह से अपने भाई और बहन और जीजा की हत्या का बदला लेता है यहां पर हर्षवर्धन। तीसरा एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है, दूसरा पार्ट आएगा आपका वल्लभी। वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है ना। इसमें क्या है? वल्लभी में प्रारंभिक शासकों में उल्लेख मिलता है 629 ईस्वी के लगभग अब ये लगभग वाला पार्ट तो आप लिख लेना। दुर्वसन दित्य जो कि बलादित्य वल्लभी के सिंहासन पर बैठा था। यहां का राजा कौन था वल्लभी का? दुर्वसेन। कौन? सेकंड, जिसको हम कहेंगे बलादित्य। कहां के राजा था? वल्लभी। वल्लभी दोनों कहेंगे, वल्लभी के राजा। और इसके शासनकाल में भी युआन चौंग ने भारत की यात्रा की थी। याद रखना, हर्षवर्धन के अलावा वल्लभी का राजा भी था। और इसी के समय पर कौन आएगा अब यहां पर?
चीनी यात्री युआन चांग। सॉरी, यानी कि हेनसांग ने इसके समय पर भी यहां पर यात्रा की थी, ये जरूर याद रखना है। दुर्वसेन हर्षवर्धन का दामाद था, यह बताया जाता है, परंतु हर्षवर्धन का पुत्र नहीं था। और कई बार इतिहास में यह बताया जाता है कि यह निसंतान था, बट इसकी संभावना तब समाप्त हो जाती है जब वल्लभी के शिलालेख मिलते हैं। और चीनी यात्री ने यह लिखा है कि दुर्वसेन जो था, यानी कि बलादित्य वल्लभी, वो किसका दामाद था? हर्ष का दामाद था। हर्ष का दामाद कौन था भैया? अरे यार सीधी बात, ध्रुवसेन। हाईलाइट पॉइंट याद रखो, काम हो जाएगा इसमें। और भड़ूच के गुर्जर शासकों के जो अभिलेख मिलते हैं, गुर्जर शासक जो है भड़ूच, जो गुजरात में पड़ता है, उन अभिलेखों में ये स्पष्ट है। तो गुर्जर शासक के समय पर हर्षवर्धन के आक्रमण के समय वल्लभी के नरेश की सहायता की थी और उसे बचाया था। फिर बाद में रिलेशन बनते हैं यहाँ पर। बस तुम इतना याद रख लो कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि हर्षवर्धन निसंतान नहीं था, उसकी संतान थी, यानी कि लड़की की शादी हुई अभी है। तीसरा है पुलिकेशन दादा से युद्ध। पुलिकेशन दादा यानी कि पुलिकेशन द्वितीय के साथ युद्ध। अब पुलिकेशन कौन था? तो देखो, पुलिकेशन का जो रूल था वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन प्रदेश पर चालुक्य राजा, यानी कि कौन सा राजवंश था ये? चालुक्य राजा। पुलिकेशन द्वितीय का राज था। ये एक प्रतापी राजा था और युआन चांग के वृत्तांत से प्रतीक होता है, यानी कि जो युआन चांग थे उन्होंने इसके बारे में लिखा है। हर्ष ने स्वयं दक्षिण की ओर विजय करने का उद्देश्य किया। अब इनके युद्ध होगा मध्य प्रदेश के ये वाले पार्ट पे, तो इसलिए मध्य प्रदेश बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, है ना। अच्छा, कलरफुल लेता हूँ मैं, तो इससे क्या तुम्हारा मन लगा रहेगा। पहले भारत का मैप और फिर एमपी का मैप। ये हो गई नर्मदा नदी, ठीक है। आपको बताया है कि उत्तरी पार्ट की राजधानी किसकी थी? पुलिकेशन द्वितीय नर्मदा नदी। और जी, और दक्षिण पार्ट की राजधानी किसकी थी? हर्षवर्धन। यानी कि हर्षवर्धन कहाँ पे रूल कर रहे थे? कन्नौज के सिंहासन पर। अब कन्नौज यहाँ पर है तो सीधी सी बात, कन्नौज यहाँ पर, तो ये दिशा किधर होगी? ये दक्षिण की ओर होगी, है ना। क्या होगा? दक्षिण वाला पार्ट होगा ये, इसके लिए दक्षिण वाला पार्ट। और ये महाराष्ट्र वगैरह वाले पार्ट में रूल कर रहा है, कर्नाटक वगैरह में, तो उसके लिए क्या है? उत्तरी पार्ट की राजधानी। तो उत्तरी पार्ट की राजधानी किसकी थी? पुलिकेशन द्वितीय की। नर्मदा नदी अगर प्रश्न आता है बस इतना याद कर रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं है। तो यहां पर संघर्ष होता है और ये पुलिकेशन द्वितीय को हरा देता है। और ये युद्ध लड़ा गया था मध्य प्रदेश में। और फिर क्या करेगा पुलिकेशन द्वितीय? अपने सामंतों यानी कि राजपूतों को यहां पर शिफ्ट कर देगा।
युद्ध के बाद, है ना। गवर्नर बना देगा यहाँ का सीमा का। और इसके बाद फिर उदय होगा राजपूत राजवंश का, जो बाद का एक पार्ट है जहाँ पर अपन पढ़ेंगे। युद्ध होता है, ये युद्ध शायद 621 के समथिंग लड़ा गया था। और इसी युद्ध के बाद हर्षवर्धन के ऊपर हर्ष चरित्र की रचना करते हैं बाणभट्ट कवि। खुद दक्षिण विजय के लिए आगे बढ़ता है हर्षवर्धन, बट वो यहाँ पर हार जाता है। आप सेना का नेतृत्व तो स्वयं करता है, फिर भी वो यहाँ पर हार का मुंह देखता है। कौन देखता है? हर्षवर्धन। इस युद्ध में किसकी जीत होती है? पुलिकेशिन सेकंड की। और ये युद्ध मध्य प्रदेश में वर्तमान में कहां पे लड़ा गया था? तो ये होशंगाबाद। ये वाले पार्ट में युद्ध हुआ था, ठीक है। बहुत कम आपको इतिहास में पता चलता है। इसका समय काल है कि युद्ध कब हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूं। छः 620 का है ये युद्ध, है ना। 620 ईस्वी का ये युद्ध है ना। बस इतना याद रख लीजिएगा, इतने में काम हो जाएगा आपका, है ना। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सिंध प्रांत की। देखो बेटा, हाईलाइट पॉइंट ही बता रहा हूं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस मेन मेन चीज़ें लिखी हैं। तो हर्षवर्धन का सिंध पर आक्रमण हुआ तो कौन से राजा पर किया था, है ना। तो इसने सिंध के कौन से राजा पर आक्रमण किया था हर्षवर्धन ने? हर्ष ने संधिराज, यानी कि संधिराज को हराकर सिंध पर आक्रमण, मतलब सिंध पर अधिकार कर लिया। बस इतना याद रख लो, इतने में काम हो जाएगा। तो सिंध प्रदेश को भी अपने अधीन कर लेता है हर्षवर्धन। देखो, हर्षवर्धन एक बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में चल रहा है अपन यहाँ पर, ठीक है। अभी इसकी शासन व्यवस्था पढ़ना है आपको। इसके बाद आप देखिए कामरूप पर विजय। अब कामरूप पे विजय, अब कामरूप पे क्या विजय? देखो, कामरूप पे ये विजय है कि हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से शशांक के विरुद्ध संधि की थी, इसलिए इस राजा को अधीनस्था स्वीकार करनी पड़ी थी और अपनी इच्छा के खिलाफ युआनचोंग हर्ष के पास भेजना पड़ा। तो भास्कर वर्मा क्या करता है कि भास्कर वर्मा के पास से युआनचोंग यानी कि हेनसांग किसके दरबार में आएगा? कामरूप शासक के दरबार से आएगा। पहले तो इनके बीच संधि हुई थी, ठीक है। उस संधि के उसमें यह होता है कि इसकी सरेंडरी को एक्सेप्ट करता है कौन? भास्कर वर्मा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे आप, हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से शशांक के विरुद्ध संधि की थी, मैत्री संधि कहा था, इसलिए इस राजा को इसकी अधीनस्था स्वीकार करनी पड़ती है और अपनी इच्छा के खिलाफ युआनचोंग को हर्ष के पास भेजना पड़ा। यानी कि जो युआनचोंग था वो किसके दरबार से आया? भास्कर वर्मा के दरबार से आया। ये किसके दरबार में था? पहले भास्कर वर्मा के दरबार में था और उसके दरबार से कहां पर आता है? हर्ष के दरबार में, ठीक है। हर्ष के दरबार में आया। अब ये कामरूप कहां पड़ता है? ये असम वाला पार्ट है ना, आपको पहले भी बताया था, याद रखना है। तो ये पार्ट हो गया आपका, ठीक है। हर्ष के विदेशी राज्यों के साथ संबंध, विदेशी राज्यों के साथ हर्ष के संबंध, अगला पार्ट आपका।
साथ संबंध। ठीक है, अब किन के साथ इसके रिलेशन काफी अच्छे थे? इसने फारस और चीन के साथ संबंध स्थापित किए। फारस और चीन के साथ। ठीक है, किसके साथ संबंध स्थापित किए? फारस और चीन के साथ संबंध स्थापित किए, क्योंकि हर्ष चीन के शासक के पास एक ब्राह्मण दूध बेचता है। आप देखिए चीन में उस समय कौन से राजा का रूल था, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो चीनी शासक के पास कुछ ब्राह्मण दूत उनको भेजता है ये, और बदले में, चलो पहले तो ये लिख लो, चीन के शासक के पास दूध भेजे। किसने भेजे? हर्ष ने। आप जो वहाँ का राजा था, यानी कि चीन के शासक, चीन के शासक, आप चीन के शासक कौन थे भैया? चीन के शासक थे वोंग हुनटसी की अध्यक्षता में कुछ दूत भेजे थे, यानी कि इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर कुछ दूत पहुंचाए गए थे। चीन के शासक ने भी कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के दरबार में कुछ दूत उनको भेजा था। और तारानाथ जो कि तिब्बत के एक बड़े इतिहासकार है, उन्होंने ईरान के शासकों के साथ भी और दूसरों शासकों के साथ भी भेंट की थी हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन का एक अच्छा समय काल यहाँ पर व्यतीत होता है। बस ये इसका नाम याद रख लेना है ना। अब हम चर्चा करते हैं शासन व्यवस्था की। मंत्रिपरिषद अच्छा था इसका, ठीक है। सबसे पहले शासन व्यवस्था में आप देखेंगे इसकी पहला पार्ट आता है सम्राट का। हर्ष की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, ये जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बस यही करना है आपको। बस इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप बात करते हैं सैन्य की, मंत्रिपरिषद, इसका दूसरा पार्ट। अब मंत्रिपरिषद में देखें आप, इसका एक मंत्रिपरिषद हुआ करता था, ठीक है। उनकी सलाह लेता था और उनकी सलाह से ये अपना राज शासन संभालता था। और कन्नौज के मंत्रियों को इसने मौर्यों का यानी कि
मुकुट प्रदान किया था। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ये क्वेश्चन बनता है कन्नौज के मंत्रियों को मुखरियों का राज मुकुट प्रदान किया था। बस इतना याद रखें। अब इनके कौन कौन से मंत्री थे, ठीक है, चलिए उनके नाम बता देता हूँ। मंत्रिपरिषद में इनके मंत्रियों के, तो उनके नाम बहुत अच्छे से लिखना आप, है ना। महासंधि विग्रहाधिकृत ये मंत्रिमंडल इनका है ना। ये कौन था, तो भैया ये युद्ध तथा शांति संधि मंत्री था। इसका युद्ध तथा संधि मंत्री। इसके अलावा महाबलाधिकृत ये वाला पार्ट क्या था आपका, महासेना नायक। तीसरा पार्ट ये उसके पार्ट थे मंत्रिपरिषद के ना, सेनापति, या कहें कि बृहदेश्वर। ये क्या था, अश्वारोही सेना का अध्यक्ष। ये मंत्रिपरिषद के कुछ पार्ट हैं। तो इस तरह से ये विवरण प्राप्त होता है उसके शासन व्यवस्था में। और अन्य आधिकारिक जो थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो दोहारिक कहा जाता था, है ना। अन्य अधिकारियों के नाम लिख लीजिए। अन्य मतलब अन्य में अन्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था, दोहारिक। क्या कहा जाता था, दोहारिक कहा जाता था। और राजमहल का जो प्रधान अधिकारी होता था उसके पास मैनेजमेंट होता था कि वो किस तरह से राज व्यवस्था को संभाले, वहाँ पर देखें। अगर ये पार्ट हो गया आपका, तो आगे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नया चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अगला तीसरा पार्ट है आपका दंड विधान। राजद्रोह में जो अपराध करता था उसको आजीवन निर्वासन का दंड दिया जाता था। यहां पर आप देखेंगे हर्षवर्धन के समय माता पिता की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के अंग भंग यानी कि अंग भंग की सजा दी जाती थी। जो माता पिता की अवहेलना करता था उसका नाक, हाथ या कान काट दिए जाते थे। अपराधी जो होते थे उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता था। शेष अपराधियों के लिए अर्थदंड देकर उनको छोड़ दिया जाता था कि तुम्हारे लिए इतना एक पनिशमेंट बाकी सब छोड़ो। अब इनको प्रमाणित करने के लिए कि आप निर्दोष हो, आप कैसे प्रमाणित करोगे, तो इसके लिए अग्नि जल विष के द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती थी ना, याद रखना। चलो, तो राजद्रोह के अपराध के लिए क्या सजा का प्रावधान था, आजीवन निर्वासन यानी कि राज्य से त्याग। छुट्टी और कभी मिलेंगे।
सामाजिक और माता पिता की अवहेलना करने वालों को क्या सजा दी जाती थी? अंग भंग। अंग भंग है ना, ये अंग भंग लिखा है। अंग भंग यानी कि क्या करेंगे? नाक कान या हाथ काट देना और कुछ अपराधियों को जंगल में छोड़ देना, निर्दोष साबित करने के लिए कि आप निर्दोष हो। अथवा अपराध प्रमाणित करने के लिए। क्या कहा जाता था? अग्नि, जल, विष के द्वारा इनकी अग्नि परीक्षा ली जाती थी। और कुछ अवसरों पर जैसे कि सार्वजनिक खुशी का एक सेलिब्रेट आता था तो कुछ अपराधियों को मुक्त करने का प्रावधान भी था यहां पर। अब हम बात करते हैं सेना संगठन की। ये वाला चैप्टर हो गया आपका, ठीक है। अब सेना संगठन की बात कर रहे हैं हम। सेना संगठन में क्या था? हर्ष अत्यधिक शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। वो आप काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट संभालते थे। सैन्य संचालन उनके अधिकारियों के बारे में हमने अभी पढ़ लिया था। अब इनकी सेना में, हर्ष की सेना में लगभग 1 2 3 4 और 5,000 4 है ना, 4 60,000 हाथी और 1 लाख घोड़े। ये इसकी सेना में थे। और युद्ध में एक विशेष प्रकार का टोपा पहना जाता था, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उसको क्या कहा जाता था। तो युद्ध में जो सिर पर जो टोपा पहना जाता है, आपने कहीं मूवी में देखा होगा कि ऐसे पैक करके सिर्फ आके आके दिखाई देती है, नाक भी क्लोज हो जाता है और फिर युद्ध में वो ड्रेस पहन के लड़ा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? युद्ध में जो टोपा पहना जाता है, विशेष प्रकार का एक टोपा बनाया जाता था, मुगल हो या कहीं पर भी हो, तो उसको सिर शस्त्रानी कहा जाता है। उसको सिर शस्त्रानी। अंदर के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि आप मूवी देखते ही हर कोई, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बताइए, है ना। इसके अलावा राजस्व विभाग किस तरह से था हर्षवर्धन का? हर्षवर्धन एक बड़े उदार शासक थे, ठीक है। किसानों के उपज का छठा वर्ष बड़ा ही उदार सम्राट माना जाता है। जनता पर भार बहुत कम होता था क्योंकि एक अच्छा शासक था। किसान जो है उपज भी अच्छे से एकत्रित करते थे। तो सरकारी तथा सरकारी आय का 1/4 बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास भेंट स्वरूप चला जाता था और दूसरा भाग सरकार तथा सार्वजनिक पूजा कार्यों के लिए व्यतीत होता था। यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाता था हर्षवर्धन के समय पर। तो किसानों से कितना लिया जाता था वो जरूर देखना है आपको। किसानों से
छठवां भाग लिया जाता था ना, कितना भाग लिया जाता था? छठवां भाग वसूल किया जाता था, बस इतना ही याद रखना है। आप घाटों तथा नगरों या कहें कि बाहर से आने वाले लोगों पर भी, माल पर भी चुंगी भी लगती थी, मतलब उनसे भी टैक्स लिया जाता था, उसको क्या बोलते थे? चुंगी लगती थी। जो बाहर से व्यक्ति आएगा, कहां पर? घाटों तथा नगरों के फाटकों पर, द्वारों पर जो बाहर से आएंगे, दुकानें लगाएंगे, तो उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। उसको क्या कहा जाता था? घाटों, नगरों, फाटकों यानी कि दरवाजों पे है ना, द्वारों पे, फाटकों पर। यार सीधा टोल टैक्स वाला काम है ये, समझ लीजिए, है ना। तुम घाट पे घूम रहे हो, 10 रुपये की पर्ची कटाओ, है ना। नगर निगम, नगर पालिका वाला सिस्टम यहीं पर पहले से मौजूद था, देख लीजिए आप। तो एंट्री होगी तो भाई पे तो करना पड़ेगा। तो फाटकों पर भी क्या है, इनसे टैक्स लिया जाता था। उस टैक्स को क्या कहा जाता, बस इतना याद रखना है आपको, है ना। तो उसको कहा जाता था चुंगी। ये हाईलाइट कर दिया, बस इतना नोट कर लीजिएगा। सरकार 1/4 बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास भेंट स्वरूप प्रदान कर देती थी। दूसरा भाग सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए रख लिया जाता था। और राज कर्मचारियों और सैनिकों को जागीर के रूप में मिलता था। सैनिकों को वेतन भी नगद दिया जाता था। तो कुछ को वेतन उपज या जागीर के रूप में भी एरिया बांट दिया जाता था हर्षवर्धन के समय काल पर। आप विंसों का शासन क्या था यहां पर हर्षवर्धन के समय काल पे? पहला, देख बेटा, विंसों का शासन क्या था कि भुट्टियों के अनेक विषय यानी कि जिलों को कहा जाता था। तो अनेक विंसो यानी कि जिलों में बांट दिया जाता था। विस के शासक को क्या कहा जाता था? जो यहां का कलेक्टर था, विस के, वो वाला विस मत लिखना ना, जहर वाला विस, ये वाला विस लिखना। उसको क्या कहा जाता था विस के शासक को? विसपति। यह हर्षवर्धन के समय पर कहा जाता था। ग्रामों का प्रशासन क्या था यहां पर? दूसरा पार्ट आपका ये महत्वपूर्ण इसी के अंदर। ग्रामों का शासन, देखिए बेटा, ग्रामों के शासन क्या है कि ग्राम शासन सबसे छोटी इकाई है। ग्राम के अधिपति को क्या कहा जाता था ना, जो ग्राम का अधिपति सरपंच होता था, उस अधिपति को, ग्राम के अधिपति को, राइटिंग पे नहीं जाना है ना, बस जो हाईलाइट बता रहा हूं उसको नोट कीजिए। तो उसको क्या कहा जाता था, मैं यहां पे लिख देता हूं, महतर। यानी कि जो सरपंच था उसको क्या कहा जाता था? महतर कहा जाता था। और ग्राम शासन के द्वारा नियुक्त अधिकारी होता था जिसे क्या कहा जाता था, यानी कि सचिव जो होता था उसको क्या कहते थे? जो सचिव था उसको नियुक्त अधिकारी, यानी कि जो महतर नियुक्त करेगा ग्राम शासन के द्वारा, उसको क्या कहा जाता था? यानी कि उस समय का जो सचिव था, ग्राम छपटलिक, ग्राम छपटलिक कहते थे। इसका कार्य क्या था? ग्राम राज की व्यवस्था को देखना। यानी कि ये क्या काम करेगा? राजकीय आय व्यवस्था, है ना, आय व्यवस्था का ये मैनेजमेंट संभालेगा। और उसकी सहायता के लिए भी कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही पूरा मैनेजमेंट संभालेगा, उसके लिए भी कुछ अधिकारियों को वहां पर नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरह से एक बेहतर
प्रणाली आपको हर्षवर्धन की देखने को मिलती है। हर्षवर्धन की मृत्यु वाला जो चैप्टर है वो भी आपको थोड़ी देर में पढ़ने को मिलेगा। अभी तक के लिए इतना, इसके आगे हम और भी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वर्धन राजवंश में बहुत सटीक और प्रमाणित डाटा आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।